गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी लेसन 50 द 7 एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर आप लोग सभी बहुत अच्छे से परिचित है, इसलिए बड़ा अच्छे तरह से आपको इंट्रोड्यूस हैं। विलियम शेक्सपियर का बर्थ जो है 1564 में हुआ था, इनकी डेथ 1616 में हुई थी। इनको बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। ये एवॉन नाम की जगह से थे, इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो एक बहुत ही फेमस पोएम है जो डायरेक्टली पोएम नहीं है। अभी हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में तो पोएम जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर कई चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं इसकी जनरल समरी बताना चाह रहा हूँ कि द 7 एजेस ऑफ मैन इसकी थीम क्या है। जैसा कि हम जानते हैं विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस प्ले राइटर रहे हैं, पोइट भी रहे हैं, इसमें दोहराए नहीं है, लेकिन इनके जो प्लेज जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इसी कारण से ये जो है ह्यूमन लाइफ के बहुत अच्छे माइन्यूट ऑब्जर्वर हैं। इन्होंने मानव जीवन को बहुत ध्यान से देखा है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है और उसके आधार पर अपने जो पोएम्स हैं, अपनी जो प्लेज हैं उनको लिखा है। यहाँ जो द 7 एजेस ऑफ मैन है, इसकी थीम ये है कि ये पूरी दुनिया जो है एक रंगमंच है, एक स्टेज है, और जो व्यक्ति है, इंसान है, वो एक एक्टर, एक कलाकार की तरह है। जिस तरह से स्टेज के ऊपर जब कोई प्ले किया जाता है तो एक एक्टर, एक कलाकार अपीयर होता है, उसका एंट्री होती है, उसकी एग्जिट होती है जब उसका रोल खत्म हो जाता है, वैसे ही पूरी दुनिया को ही विलियम शेक्सपियर एक स्टेज बता रहे हैं। और जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। और एक जो भी व्यक्ति है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम सब अपने जीवन के अंदर कई तरह के रोल प्ले करते हैं, कई तरह के किरदार अदा करते हैं। वैसे ही विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने जीवन में 7 पार्ट यानी 7 तरह के रोल्स अदा करता है, 7 रोल्स। अब इन जल्दी से इन रोल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, पता कर लेते हैं कि ये रोल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो रोल है वो है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा, ठीक है नहीं है। आप जानते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो पूरी तरह से अपनी मदर के ऊपर आश्रित होता है, वैसे ही तो पहला रोल है इन्फेंट। सेकंड, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको स्कूल भेज दिया जाता है, तो सेकंड जो रोल है वो स्कूल बॉय का है, ठीक है, स्कूल जो बच्चे जाते हैं। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो जाता है, एडोलसेंस के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, किशोरावस्था के बाद की बात है, तो वहाँ पर रोल शुरू होता है एक लवर का, एक प्रेमी का। जब वो मैच्योर हो जाता है और बड़ा हो जाता है तो चौथा जो रोल है, फोर्थ जो वो पार्ट प्ले करता है वो होता है सोल्जर का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सोल्जर का पार्ट। इस बड़ा डिटेल से शेक्सपियर ने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया है। जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हम इसमें काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जब सोल्जर के बाद जो नेक्स्ट स्टेज जो बताई गई है, जो पार्ट बताया है वो जस्टिस। उसके बाद वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो न्यायाधीश बन जाता है। यहाँ भी कुछ बातें कही गई हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं अक्सर करके। तो इस तरह से 5 रोल खत्म हो जाते हैं, 5 रोल्स खत्म हो गए, 2 अभी बाकी हैं। हम एक बार वापस से 5 रोल को काउंट कर लेते हैं। पहला है इन्फेंट, दूसरा है स्कूल बॉय, तीसरा है लवर, चौथा है सोल्जर और 5वां है जस्टिस। अच्छा, छठा जो है वो ओल्ड मैन का। जब वो ओल्ड हो जाता है, थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही बूढ़ा हो जाता है, ठीक है नहीं है। तो पूरी तरह से यहाँ ये बताया गया कि यहाँ डिस्क्राइब किया गया कि किस तरह से उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, किस तरह से उसके फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। और सबसे लास्ट वाला तो बिल्कुल जो लास्ट प्ले है, जो लास्ट रोल है, वो बिल्कुल एक तरह से मान के चलिए अंतिम स्टेज है। वहाँ पर एक तरह से उसको सेकंड चाइल्डहुड भी कहा है, जहाँ कुछ भी याद नहीं रहता है। और यहाँ एक बार एक वर्ड यूज किया है सैन, बार रिपीट किया लास्ट टाइम के अंदर। इसका मतलब है बिना, विदाउट, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट एज के अंदर वो बिल्कुल पूरी तरह से एक तो दूसरों पर डिपेंड हो जाता है, दूसरी तरह से न तो उसके मुंह में दांत रहते हैं, न उसकी आंखें होती हैं, लेकिन उसको दिखता नहीं है, उसको कुछ भी खिलाए उसको कोई टेस्ट नहीं आता, कुछ भी नहीं रहता उसकी ज़िंदगी के अंदर, केवल वो शायद अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो ये जो कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। अब हम यहाँ पे 2 टर्म भी में लिटरेरी टर्म्स कई बार मैंने आपको समझाई क्लासरूम के अंदर, कि यहाँ भी हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर काफ़ी बात कही गई है, जिसमें 2 को ही मैं मेनली टच कर रहा हूँ। एक है सिमिली और एक है मेटाफर।
हाँ बिल्कुल, आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा था, याद है मुझे अच्छी तरह से। अगर आपने मुझे सुना है तो आपको ये याद भी होगा, मैंने कई एग्जांपल्स भी दिए थे। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं सिमिली और मेटाफर। एक्चुअली सिमिली और मेटाफर दोनों ही कंपैरिजन है, हम तुलना करते हैं। सिमिली में भी तुलना होती है, मेटाफर में भी तुलना होती है, लेकिन मेटाफर में क्या होता है, ये कंपैरिजन सीधे होता है, यानी यहाँ पर लाइक या एज यानी जैसा वर्ड नहीं होता, सीधे सीधे हम लोग कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटाफर। और सिमिली में क्या होता है, यहाँ दो वर्ड अक्सर करके आते हैं, जिसमें एक होता है लाइक और एक होता है एज, ठीक है। लाइक वर्ड लगा के हम कंपेयर करते हैं या एज वर्ड लगा के हम कंपेयर करते हैं, तो हम उसको सिमिली कहते हैं। साथ ही जैसे मैंने लास्ट एक लाइन का एग्जांपल दिया, सैन वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है। देखिए जब भी पोएम में, सॉन्ग में वर्ड को रिपीट किया जाता है तो इसके सिर्फ ज़्यादातर दो ही एम होते हैं। पहली चीज उसका इफेक्ट को बढ़ा देना, जैसे मैं कई बार आप टीचर साहब कोई बात को बार बार दोहराते हैं तो उसका इफेक्ट बढ़ाना। और दूसरी चीज जब हम बार बार बढ़ाते हैं, किसी चीज को बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसके अंदर ब्यूटी भी बढ़ जाती है, खूबसूरती भी बढ़ जाती है लिटरेचर में। तो ये तीन टर्म हमने ज्यादातर मेनली डिस्कस की। पहली थी सिमिली, जहाँ हम कंपेयर करते हैं, लाइक और एज लगा के जो यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मेटाफर, जहाँ हम सीधे सीधे कंपेरिजन करते हैं, यहाँ लाइक और एज नहीं होता, ठीक है, नहीं है। जैसे हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझा देता हूं मैं, तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। He is brave like a lion, तो लाइक वर्ड लाया है कि वो शेर की तरह बहादुर है, isn't it? तो लाइक दिस सिमिली। और he is a lion मतलब वो एक शेर है, यहाँ भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बोल रहे तो इंसान है ना, शेर थोड़े बन गया, लेकिन हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये मेटाफर है। तो तीनों टर्म आपको समझ में आई है, सिमिली समझ में आई, मेटाफर समझ में आया, रिपीटिशन समझ में आया। और हम इस विलियम शेक्सपियर साहब के इस पोएम को बहुत ध्यान से भी पढ़ेंगे। इसका अबाउट द पोएम भी इम्पोर्टेंट है, अबाउट द पोएट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नहीं है। तो एक बार मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ ताकि हम लोग अब इसको बुक के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। लेसन 15 द 7 एजेस ऑफ मैन, ये एक रीडिंग है, उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrance, and one man in his time plays many parts, his act being 7 ages. Okay, 7 ages. Okay. At first, the infant mumbling and plucking in nurse's arm, then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwilling to school. And then the lover sang like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. Then a soldier full of strange oath and beard like a pard, jealous in honor and sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth, and then the justice in fair round belly, good capon lined with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. The 6/8 shift into the lean and slippered pantaloon with spectacle on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a word too wide for his shank sang, and his big manly voice turned again toward the childish treble pipes, and whistles in his sound. Last of all, that and his strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sand teeth, sand eyes, sand taste, sand everything. By William Wordsworth, my dear friends. Now अब आप बुक खोलेंगे रेनबो, पेज नंबर 95, लेसन 15 पढ़ेंगे। लेसन 15 द 7 एजेस ऑफ मैन। ऑल द वर्ड्स स्टेज, ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, तो ये जितने भी इंसान हम लोग हैं, स्त्री पुरुष, वो सब केवल एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस,
जिस तरह से स्टेज के ऊपर कोई नाटक वगैरह होता है तो आर्टिस्ट आता है और जाता है, उसी तरह से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी एंट्रेंस हो जाती है और जब हम मर जाते हैं तो हमारी एग्जिट हो जाती है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मेनी पार्ट्स, और एक पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि वो ज़्यादातर 7 एजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला देखिए, एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले वो जन्म लेता है, इन्फेंट शिशु है वो, ठीक है नहीं, म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म। अब बच्चा छोटा है तो नेचुरल चिल्ला रहा है, रो रहा है और उल्टियाँ कर रहा है, किसकी गोद में? नर्स की गोद के अंदर। ये इन्फेंट के लिए 2 ही लाइन, 1.5 ही लाइन है अबाउट। अब हम बढ़ते हैं आगे। देन द विनिंग स्कूल बॉय, और उसके बाद वो स्कूल बड़ा हो जाता है बच्चा तो स्कूल जाता है। तो देखो यहाँ विनिंग स्कूल बॉय का है कंप्लेनिंग, जैसे आप छोटे थे, अभी भी आप कभी स्कूल आते हैं तो बहाने बनाते हैं आज स्कूल नहीं जाना। वैसे ही देखिए उस टाइम भी ये बात हुआ करती थी, आज से 500 साल पहले भी, वहाँ भी बच्चे जो है विनिंग थे। और साथ में देखिए किस टाइप से चल रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे। विद हिज सचल बैग एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग। अब देखिए आप स्कूल आते हैं बैग लेके आते हैं, तो वैसा बैग उनके पास भी होता था, और उसका मॉर्निंग में फेस एकदम शाइन होता था, क्योंकि जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जब आप छोटे थे, आपकी मम्मी आपको रगड़ रगड़ के नहलाती थी, आपका बिल्कुल एकदम फ्लावर की तरह आप चमकते थे। लेकिन आप स्कूल जो है वो क्रीपिंग यानी घोंगे की तरह धीरे धीरे चलते थे। देखो क्रीपिंग लाइक स्नेल, ये देखो लाइक स्नेल है, ये सिमिली है, लाइक लगा के स्नेल मतलब घोंगा। जैसे घोंगा धीरे धीरे चलता है वैसे भी बड़ा अनविलिंग आप जो है स्कूल जाते हैं, ये आगे की लाइन में लिखा हुआ है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। उस जमाने में भी स्कूल बच्चे जो है अनविलिंगली जाते थे, और मैं सोचता हूँ कि आज भी बच्चे अनविलिंगली जाते हैं, कोई विल से नहीं आता, नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल बिना इच्छा के बच्चे जो है बिना मन के स्कूल जा रहे हैं, बट स्कूल जाना तो जरूरी है। अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, हम आपको फिर भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, पढ़ना तो जरूरी है ना। नेक्स्ट हमारा अपनी थर्ड रोल पे आ जाते हैं। एंड देन द लवर, उसके बाद वो लवर बन जाता है, ठीक है। साइंग लाइक फर्नेस, जैसे तरह से एक भट्टी होती है ना, कोयले वाली भट्टियाँ आपने देखी होगी, गैस वाली नहीं, उसके अंदर जब कोयला जलाते थे तो नीचे से उसका मुंह होता है, उसको हवा करते हैं, तब उसमें से आग जो है पकड़ लेता है वो कोयले, ठीक है नहीं, ये लकड़ियाँ। तो वैसे ही जो है वो जो लवर जो है वो अभी यंग एज के अंदर है, वो भी जो है बहुत भट्टी की तरह आहें भर रहा है, विद ए वोफुल बैलेट। और वो जो है बहुत सैड टाइप का बैलेट, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे एक पोएम को ही कहूँगा, ठीक है नहीं है, वो लिखता है। और वो पोएम किसके ऊपर लिखता है? मेड टू हिज मिस्ट्रेस, जो कि उसने अपनी प्रेमिका की आईब्रोज को डिफाइन की है, यानी कुल मिला के अपनी बिलवेड को की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है वो अपने इस थर्ड स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज यहाँ खत्म हो जाती है, फोर्थ स्टेज चालू होती है, ये बहुत थोड़ी बड़ी रहेगी। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, उसके बाद वो सोल्जर बन जाता है, और आपको पता है बिल्कुल मैच्योर हो गया, एकदम बहुत जो है स्ट्रांग हो गया है, और वो बहुत बड़ी अजीब अजीब तरह की जो है कस्में शपथ खाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सोल्जर्स की तरह। एंड बियर्ड लाइक ए पार्ड, और वो जो दाढ़ी जो रखता है ना वो भी बिल्कुल तेंदुए जैसी, पार्ड माना लियोपार्ड जैसा है, तो वैसी अच्छी जो है तेंदुए जैसी दाढ़ी सी रखी है उसने। जेलस इन ऑनर, और छोटी छोटी सी सम्मान की बातों पर वो थोड़ा जेलस करता है, किसी को रेस्पेक्ट दे दिया उसको नहीं दिया तो वो थोड़ी ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, सिर फोड़ देना, लड़ाई करना, ठीक है नहीं है, तो ये जो है सोल्जर्स की क्वालिटीज हैं। देखो उसके बाद अभी भी चल रही है, सिकिंग द बबल रेपुटेशन। देखिए झगड़ा भी किस बात के लिए कह रहा है पोइट, देखिए यहाँ कितनी मजेदार बात कह रहा है कि बबल रेपुटेशन, वो रेपुटेशन को पहले ही बुलबुले की तरह अस्थायी बता रहा है। अब देखिए बुलबुले जैसी अस्थायी चीज के लिए हमेशा सोल्जर क्या करता है? सडन एंड क्विक है लड़ने के लिए। किस चीज के लिए? जो है ही नहीं, स्थायी नहीं है, 1 या 2 सेकंड के लिए बुलबुला बनता है, वैसे ही रेपुटेशन भी है, थोड़ी देर की है, थोड़ी देर के बाद नहीं है, तो उसके लिए। और देखिए आगे भी देखिए आप, इवन इन कैनन्स माउथ, और यहाँ तक कि शर्त लग जाए तो वो तोप, कैनन होता है तोप के मुंह के अंदर भी अपनी खोपड़ी डालने को तैयार हो जाता है कि देखो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है नहीं है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको देखिए, इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट के ऊपर चल रहे हैं, 5th स्टेज पे आ रहे हैं। एंड देन द जस्टिस, उसके बाद वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है और वो थोड़ा सा जस्टिस बन जाता है, न्यायाधीश बन जाता है। इन फेरी राउंड बेली, अब जस्टिस बन गया तो उसके थोड़ा पेट बाहर निकल गया, उसको तोंद आ गई है। विद गुड कैपोन लाइन, क्योंकि उसने खूब मुर्गे और ये चीज़ें खाई है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और भी कह सकता हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज वो जस्टिस बन गया तो यहाँ कैपोन का मतलब मुर्गों से है, ठीक है। तो यहाँ मतलब है कि हो सकता है उसने जस्टिस रहा हो तो थोड़ा इम्पार्शियल रहा हो, थोड़ा सा वो करप्ट रहा हो, उसने बहुत सारे रिश्वत में मुर्गे लिए हों ताकि किसी के फेवर में वो डिसीजन सुना सके, और वो जो है ये रिश्वत के मुर्गों से उसका पेट खूब भरा हुआ है। विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी आंखें बहुत कठोर है, बहुत घूर घूर के देखता है, ठीक है ना, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है लुक डालता है। और साथ में बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, आपने पुराने टाइम में देखा होगा, ये अंग्रेज जो जज होते थे अजीब किस्म के विग लगाते थे अपने, और बड़ी अजीब सी स्टाइलिश एक फैशनेबल दाढ़ी रखते थे। फिर दाढ़ी का फैशन तो अभी भी है, तो वैसे ही वापस से आ गया है। तो वैसे ही इनकी एक स्पेशल फॉर्मल कट होता था जिसमें दाढ़ी को काटते थे और अपनी आंखें बड़ी स्ट्रिक्ट रखते थे। और देखिए आगे क्या करते थे वो, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और साथ ही जब वो बोलते थे तो बड़ी बुद्धिमानी के एग्जाम्पल्स देते थे, कहावतें मुहावरे बताते थे, और साथ ही बुद्धिमानी के एग्जाम्पल्स तो देते थे और नई नई घटनाओं के बारे में बताते थे, नए एग्जाम्पल्स भी देते थे। यानी वो नॉलेज के अंदर पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते थे, बहुत नॉलेजफुल पर्सन हो जाते थे। अब देखते हैं आगे। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस तरह से वो अपना 5th पार्ट प्ले कर देता है। अब देखिए 6 पे आ गया अपन। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, और 6ठी एज में वो बिल्कुल लीन का मतलब तो दुबला पतला, स्लीपर्ड अब उसने चप्पल पहन रखी है, ठीक, पेंटालून ओल्ड, विद स्पेक्टिकल ऑन हिज नोज, और चश्मा आ गया उसकी नाक के ऊपर है, उसने स्पेक्टिकल रखा है नाक पे। बुढ़ापे में सबके चश्मा आ जाता है, खैर कईयों के तो जवानी में आ जाता है, जैसा आपके और मेरे, अपन ने तो अभी लगा लिया चश्मा। एंड पाउच ऑन साइड, इस पाउच ऑन साइड को समझिए। कई बार कुछ लोग ये कह देते हैं कि उसके पैसे का थैला बटुआ होता है, लेकिन मैंने कई बुक्स को यहाँ देखा है, पाउच ऑन साइड का मतलब ये है कि जैसे हाथ के अंदर आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा कि ये जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो होती है ना, ये थोड़ी सी लटक जाती हैं, चमड़ी लटक जाती है, जो बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति होते हैं, ठीक है, आपने घर में बुजुर्गों को देखिएगा। तो एक्चुअली ये जो पाउच ऑन साइड का मतलब मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि उनकी जो हाथ की जो चमड़ी है वो लटक गई है। फॉर ही श्रंक सैंक, और साथ ही जो टांगे हैं वो भी बिल्कुल, सॉरी एक लाइन हम कूद गए, हम ऊपर से वापस से करते हैं। पाउच ऑन साइड हिज यूथफुल होज, और साथ ही उसने जवानी में जो पेंटें सिलाई थी ना, पतलूने सिलाई थी, पेंट्स जो सिलाई थी वो जवानी में सिलाई थी। अब बुढ़ापे में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं सिलाते हैं। वेल सेव्ड, उसको बहुत बचा के रखता है, सेव करके रखता है। ए वर्ड टू वाइड, और ये बहुत बीच पहले तो हट्टा कट्टा था, मोटा था, ठीक है, तो वो फिट थी जवानी के अंदर। अब देखिए क्या हो गया, फॉर हिज श्रंक सैंक, लेकिन अब जो उसकी टांगे हैं बिल्कुल दुबली पतली हो गई बुढ़ापे में, तो वो उसकी पेंटें भी ढीली ढीली हो गई एकदम। तो ढीली ढीली पेंटों को यहाँ कहा गया है, जो उसने जवानी में फिट थी, अब बिल्कुल टांगे भी पतली हो गई तो पैंट भी उसके फिट नहीं आ रही है, बिल्कुल लटक रही है। एंड इज बिग मेनली वॉइस, जो पहले बहुत ही कठोरता से बोलता था, बड़ी दमदार आवाज थी जवानी के अंदर, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल पाइप, और वापस जैसे बच्चे की आवाज़ होती है ना पतली बारीक, वैसे बूढ़े लोगों की आवाज़ भी ऐसी बारीक हो जाती है, तो वापस से उसकी आवाज़ कैसी हो गई है, बिल्कुल पतले पाइप की तरह, बिल्कुल तीखी आवाज़ हो गई है, ठीक है। एंड विसल इन ही साउंड, और जब वो बोलता है तो उसके बोलने से सीटी की आवाज़ आती है। जैसे आपने कहीं देखा होगा, कई लोग जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं तो उनके सांस लेने में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, तो ये बूढ़े लोग भी वैसे ही होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेनी पड़ती है उनको, सांस जब लेते हैं तो उसमें से आवाज़ें आती हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब हम सबसे लास्ट पे पहुंच गए हैं, 7th स्टेज, दैट एंड इज स्ट्रेंज इवेंटफुल स्टेज। अब देखिए अभी तक की ज़िंदगी जी है, उस ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी घटनाएं रही हैं, बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं रही हैं। मेरी ज़िंदगी में थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं आपसे एज में बड़ा हूँ, और जो मेरे से एज में बड़े हैं उनकी एज में मेरे से ज़्यादा घटनाएं हुई होंगी। तो इसी तरह से हमारी जो पूरी ज़िंदगी है, जो जितना बूढ़ा होता है उसकी ज़िंदगी में उतनी ही अजीब अजीब घटनाएं होती हैं,
ठीक है। तो कह रहा है कि अब ये सारी घटनाओं का अंत होने वाला है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और ये दोबारा से सेकंड चाइल्डिश, अब ये क्वेश्चन बनता है कि सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों है, क्योंकि वो वापस से किसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। जैसे बचपन में था ना ऊपर फर्स्ट इन्फेंट के अंदर वो नर्स पे, अपनी मदर पे, वैसे ही बचपन में भी बुढ़ापे में आके भी वो वापस से डिपेंड हो जाता है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन भ्रम, आपने देखा होगा बूढ़े व्यक्ति हर चीज़ को बार बार पूछते हैं, भूल जाते हैं वो, ठीक है। कई बार अपने फैमिली मेंबर्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, तो वैसे भूलने की आदत उनकी हो जाती है। बिल्कुल लास्ट स्टेज। और देखिए लास्ट वर्ड रिपीटिशन भी है इसमें, रिपीटिशन ऑफ वर्ड है। सेंस टीथ, बिना दांत, सेंस आइज, या आंखें तो हैं लेकिन उसमें रोशनी नहीं है। सेंस टेस्ट, उनको कुछ भी खिलाओ खट्टा मीठा, उनको टेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि उनकी जो टेस्ट जो रिकॉग्नाइजिंग ग्लैड्स है वो वर्क नहीं करती। सेन एवरीथिंग, अब उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो है बिल्कुल एक एंड की तरफ वो मूव कर रहे हैं। अब हम अबाउट द पोइट पढ़ेंगे पहले, फिर अबाउट द पोएम पढ़ेंगे। तो अबाउट द पोइट, विलियम शेक्सपियर बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। 1565 में इनका बर्थ हुआ था और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी, लगभग 400-500 साल बाद बात हो गई। वॉज एन इंग्लिश पोइट, ये पोइट भी हैं, प्ले राइटर, बहुत बड़े प्ले राइटर है, एक्टर एंड ड्रामेटिस्ट। ही इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवॉन, ये मैंने पहले भी बताया था। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो जरूर नहीं आपके 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही पूछा जाता है। हिज वर्क्स इंक्लूड 38 प्लेज, देखो उसने 38 प्लेज लिखे, 154 सोनेट्स, सोनेट्स मैंने एक बार बताया था आपको किस टाइप की पोएम्स होती हैं, ठीक है, नहीं है। एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, बहुत लंबी लंबी पोएम्स लिखी। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेजर मॉडर्न लैंग्वेजेस, और कई भाषाओं में इनके प्लेस को ट्रांसलेट किया है। एंड आर परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया के अंदर जो है इनके प्लेस जो है खेले जाते हैं, नाटक किए जाते हैं। इवन इन पर कई फिल्म भी बनी हुई है, कई अभी जो फिल्म आई है आप देखिए इनके ऊपर बनी हुई है थोड़ी सी। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क बिटवीन 1859 एंड 1613। हिज प्लेज वर प्राइमरीली कॉमेडीज। कॉमेडीज क्या होती है ये मैंने आपको बताया 10th में, हम क्लासरूम में वापस इसको अभी डिस्कस करेंगे। कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजिडीज, ट्रेजिकॉमेडीज, और अब इसके एग्जांपल्स आ रहे हैं, हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसिडर्ड टू बी द सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्लेज। अब हम समरी टू द पोएम पढ़ेंगे। दिस पोएम इज ए मोनोलॉग। देखिए यहाँ भी मोनोलॉग के लिए मैं 3 वर्ड आपको पहले भी बताएं और अभी भी बताना चाहूँगा। मोनोलॉग, डायलॉग एंड सॉलिलॉग, ये 3 वर्ड होते हैं। इन तीनों को आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। जो डायलॉग होता है उसमें एक पर्सन बोलता है, दूसरा जवाब देता है। सॉलिलॉग में एक पर्सन बोले जाता है और ऐसा मानता है कि जो है कोई सुन नहीं रहा, और मोनोलॉग में भी बोलता तो एक ही पर्सन है लेकिन वो सामने उसके ऑडियंस भी होती है। तो दिस पोएम इज ए मोनोलॉग टेकन फ्रॉम द फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट। देखिए ये इसका जो कॉमेडी जो उसका प्ले था एज यू लाइक इट, उसमें है। इट इज स्पोकन बाय मेलांखोली जैक्स। जैक्स वहाँ पे कैरेक्टर है जो बहुत ही उदास रहता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट मैंस लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेज। और शेक्सपियर साहब कह रहे हैं कि ये जो उसकी एक मैन की लाइफ जो है वो 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जबकि 7 पार्ट कौन कौन से हैं? इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालून एंड ओल्ड एज। ये तो हमने पढ़ लिया, आपको याद भी हो गए होंगे। इट इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये बहुत ही फेमस पोएम है जो अक्सर करके पढ़ाई जाती है। और ये आयम्बिक पेंटामीटर हम लोग क्लासरूम में मिलेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट डेज हैव कंपेयर्ड द वर्ड टू ए स्टेज। यानी पाइथागोरस, हाँ वही पाइथागोरस जिसने वो पाइथागोरस थ्योरम दी, तो उस जमाने से और आज के ज़माने तक कई लोगों ने जो है इस पूरी दुनिया को एक स्टेज से कंपेयर किया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। वही सेक्शन ए ट्रू एंड फॉल्स है, ये आपको खुद को करना है, समझना है। मैं सेक्शन बी पे जा रहा हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 10 to 20 वर्ड्स ईच, बहुत छोटे में देना है। हु इज कंपेयर्ड विद लियोपार्ड? तेंदुए से किसका कंपेरिजन हुआ था? हाँ, सोल्जर्स का, सही कह रहे हैं आप। सेकंड देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स? वो बच्चा जो इन्फेंट था वो मविलिंग एंड पकिंग यानी उल्टी कर रहा था, रो रहा था, उसको होल्ड की हुई थी अपनी गोद के अंदर ना।
हु साइज लाइक ए फर्नेस, भट्टी की तरह आहे कौन भरता है, ये क्वेश्चन तो आ गया आपको। हाँ, लवर, यस सही है। एट व्हाट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्टिकल एट हिज नोज, हाँ 6 स्टेज, पेंटालू, उसके नाक पे चश्मा आ जाता है, नहीं। सी पार्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटेशन ऑफ द वर्ड सेंड, देखिए लास्ट वाली लाइन की बात है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाई थी कि हम क्यों रिपीटेशन करते हैं, तो इसका इफेक्ट बढ़ जाता है, ब्यूटी बढ़ जाती है, ठीक है। डू यू फाइंड एनी मेलांकली रेफरेंस इन द पोएम, यहाँ कोई सैड रेफरेंस है क्या, बिल्कुल है। लास्ट हम देखते हैं, पिक आउट सिमिलीज फ्रॉम द पोएम, वही सिमिली जिसमें लाइक लगा है, लाइक या एच वाली एग्जांपल आपको ढूंढने। डी देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ईच, ये थोड़ा बड़ा है। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ ऑल द 7 स्टेजेस ऑफ ए मेन्स लाइफ, पोएम की समरी हो गई है तो एक तरह से। पिक आउट द यूज ऑफ मेटाफर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, देखिए ऊपर सिमिली थी, यहाँ पे मेटाफर कह दिया गया, मेटाफर कंपैरिजन है बिना लाइक और ऐसे, ध्यान रखना। हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यूज ऑफ लाइफ, किस तरह से बहुत ही परिपक्व दृष्टिकोण अपने सामने रखती है ये जीवन का। एक्सप्लेन हाउ ऑल द वर्ड इज ए स्टेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, किस तरह से ये जो है पोएम बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है, इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त कीजिए। डिस्कस द शेक्सपियर एज ए माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ, शेक्सपियर पे क्वेश्चन है कि किस तरह से शेक्सपियर ने जो है ह्यूमन नेचर का, मानव की जो प्रकृति है उसका एक बहुत ही सूक्ष्म ऑब्जर्वर है, उसको बहुत गंभीरता से, बहुत ही बारीकी से देखता है। तो ये क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस का जो PDF फाइल में इसके साथ ही भेज रहा हूँ, आप उस क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उसके आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखिए, और जब भी हम टेस्ट लेंगे तो आप उसके क्वेश्चंस को बहुत ही ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा। आपको आई होप सो पोएम समझ में आ गई, अबाउट द पोएट समझ में आ गया, अबाउट द पोएम समझ में आ गई, क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में इस पोएम से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम मानते हैं हम इंग्लिश वर्ड में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत सिंसियरली स्टडी कीजिएगा। एंजॉय योर स्टडी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।